ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाबा साहब के सपनों का भारत। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात हो रही है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी। संविधान का जनक भी कहते हैं आप लोगों ने, और इन्हें देश के पहले कानून मंत्री भी रहे हैं। भीमराव अंबेडकर साहब को 1990 में भारत रत्न दिया गया था। और पढ़ाई के महत्व अगर आप लोगों को समझना है तो भीमराव अंबेडकर से समझिए कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से वो भी एक है। और आप देखिए, दुनिया भर में इनकी तस्वीरें आपको स्टेचू देखने को मिल जाएंगी। समझ रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं किसी देश में आप देखिए सड़क का नाम उनके नाम देखने को मिल जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माता एवं अग्रणी राष्ट्र निर्माताओं में से एक बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर जी की आज 135वीं जन्म जयंती है। और बाबा साहब ने दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन कार्य किया है। और जो आज हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, ये सब आप देखते हैं किसकी देन है? भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। वो हमारे लिए लड़े। आप समझ सकते हैं कि आज भी आप देखिए अनुसूचित जाति जनजाति या फिर महिलाओं के साथ, या आप देखिए पिछड़े लोगों के साथ जो भेदभाव होता रहता है, आप समझ सकते हैं कि इतना जो कुछ मिला है वो आप देखिए भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। वरना आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले क्या हाल होता होगा, क्योंकि उस समय ना तो स्वतंत्र सरकार थी कोई, ना स्वतंत्र न्यायपालिका की, ना कोई पुलिस व्यवस्था स्वतंत्र थी। और आप देखते हैं कि कमजोर वर्गों के वह जनप्रिय नायक और संघर्षों के प्रतीक पुरुष हैं, लेकिन उनके योगदान एवं विरासत के साथ सबसे बड़ा अन्याय यह हुआ कि उन्हें सिर्फ एक दलित नेता के रूप में सीमित कर दिया गया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी बाबा साहब को आधुनिक भारत के सबसे अग्रणी विचारकों में से एक के रूप में भी देखा जाना चाहिए। तमाम हृदय विदारक अनुभवों के बाद कोई सामान्य व्यक्ति या तो अपने भाग्य को कोस कर रह जाता है या फिर हिंसा का रास्ता चुनता है, लेकिन बाबा साहब ने अपने भीतर के आक्रोश को सकारात्मक रूप देते हुए शिक्षा का मार्ग चुना। उनके साथ भी भेदभाव हुआ। कहते हैं कि पानी पीने को लेकर एक वो कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उन्हें बैलगाड़ी पर बैठाया गया। जब वो किसी उस बैलगाड़ी के मालिक को मालूम चला कि इस जाति के, तो वो बैठा क्या, वो पैदल नीचे चला गया और वो उन्हें उतारने लगा। इस तरह की कहानियां उनके साथ हर जगह, कहीं जगह भेदभाव की बातें, और उस भेदभाव को उन्होंने एक तरह से जिया है। समझ रहे हैं आप लोग। और कहते हैं जिन समस्याओं को लोगों ने देखा हो, जिस व्यक्ति ने देखा हो, वो बेहतर उसका दर्द समझ सकता है। और आप देखिए, जिस समय उनके समाज के लोगों को शिक्षा प्राप्ति की भी अनुमति नहीं थी, तब उन्होंने पीएचडी, डीलिट और बार एट लॉ जैसी उपाधियां हासिल की। और मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास जो है उसमें क्या उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। रोना मत रोइए परिस्थितियों का, क्योंकि वो समस्याएं, स्थितियां, परिस्थितियां चलती रहेंगी। डॉक्टर अंबेडकर महान समाज सुधारक के साथ ही प्रखर बुद्धिजीवी, कानूनविद और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने राजनीति, नैतिकता और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून और धर्मशास्त्र जैसे विविध विषयों पर विस्तार से लिखा। वह चाहते तो विदेश में आकर्षक वेतन प्राप्त कर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मातृभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाया। उनका स्पष्ट मानना था कि चरित्र शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह मानते थे कि किसी शिक्षित व्यक्ति में विनम्रता की कमी हो तो वह हिंसक जीव से भी अधिक खतरनाक होता है, और उसकी शिक्षा से यदि गरीबों की हानि हो तो वह व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है। वह एक महान संस्थान निर्माता भी थे और संविधान निर्माण के केंद्र में रहने के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय जल आयोग जैसी संस्थाएं उनके चिंतन एवं दूरदर्शिता की ही देन है। देखिए, अगर रिजर्व बैंक की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बाबा साहब का लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि कोई भी राज्य तब तक लोकतांत्रिक नहीं हो सकता जब तक कि समाज लोकतांत्रिक ना हो। उनका यह भी मानना था कि जब तक समाज में नैतिक व्यवस्था ना हो तब तक लोकतंत्र का विचार कल्पना ही रहेगा। और वह यह भी मानते थे कि जहां सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समता मूलक नहीं है होगी, उस समाज में लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा। सामाजिक सुधारों के लिए भी वह प्रतिबद्ध थे, क्योंकि भारत के भविष्य लोकतंत्र और अर्जित स्वतंत्रता को लेकर उन्हें बड़ी चिंता सताती थी। और उनकी आशंकाएं संविधान सभा में उनके अंतिम भाषण में व्यक्त भी हुई। और इसमें उन्होंने आप देखिए कहा कि हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। उन्होंने चेतावनी दी
दी थी कि हमारी आक्रामकता के कारण भारत एक बार फिर अपना लोकतंत्र और स्वतंत्रता गंवा सकता है। हमें एक लोकतांत्रिक संविधान मिला है, लेकिन संविधान बनाकर हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, बल्कि बस शुरू हुआ है। संविधान के मुख्य निर्माता के तौर पर उनकी यह बात उनके दूरदर्शी सोच का परिणाम है। क्या है? प्रमाण है। और आप देखते हैं कि बाबा साहब की दिखाई दिखाई लोकतंत्र की राह पर देश निर्बाध आगे बढ़ता रहा, मगर आज कुछ लोग धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर सामाजिक विभाजन के कुप्रयास में लगे हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे विभाजनकारी कुप्रयास कभी सफल ना हो। इन कुचक्रों को समझने एवं रोकने के लिए हमें बाबा साहब की शिक्षा से सीख लेनी होगी। बाबा साहब भी आर्य द्रविड़ विभाजन की असत्य कल्पना का लाभ उठा सकते थे, पर उन्होंने आर्य द्रविड़ विभाजन और आर्य आक्रमण के सिद्धांत को नकारा और लिखा कि यह सब विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र है। उन्होंने लिखा कि यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषियों ने शूद्रों के लिए मंगलकारी बातें कही और दर्शाया कि कई अवसरों पर शूद्र परिवार में जन्मे व्यक्ति भी राजा बने। उन्होंने इस पहलू को भी स्पष्ट रूप से खारिज किया कि तथाकथित अस्पष्ट लोग आर्यों और द्रविड़ों से नस्लीय रूप से भिन्न हैं। भाषा को लेकर विभाजन पर आमादा लोग भी यह समझे कि उन्होंने कहा था कि भाषा संस्कृति की संजीवनी होती है। चूंकि भारतवासी एकता चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करने के इच्छुक हैं, इसलिए सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वे हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। याद रहे कि बाबा साहब मूल रूप से हिंदी भाषा भाषी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलते रहते हैं। आधुनिक लोकतंत्र का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। उनके इसी मूल मंत्र को अपनाते हुए पिछले 10 वर्षों में केंद्र की राजग सरकार लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही। लगभग 16 करोड़ घरों का जल पहुंचा है। गरीब परिवारों के लिए करीब 5 करोड़ घर बनवाए। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन अभियान शुरू किया, जिसमें टीजी वर्ग के लोगों का व्यापक विकास हुआ और उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिली। हमारी आयुष्मान भारत योजना के जरिए जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी। मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी बाबा साहब के विजन के अनुरूप ही है। बाबा साहब की विरासत की बेहतर झलक के लिए उनसे जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के कल्याणकारी कार्य संविधान एवं लोकतंत्र के प्रति हमारे समर्पण भाव और बाबा साहब के प्रति श्रद्धा को दर्शाते हैं। और पीएम मोदी का गत माह बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर गए थे। वहां उन्होंने बाबा साहब के सपनों के भारत को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। आज बाबा साहब की जयंती पर हम सभी धर्म, पंथ, जाति और क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर सही मायनों में भारतीय बनकर डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें, तो यह है भारत की इस महान विभूति के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। लेखक रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया, राजनाथ सिंह के द्वारा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बता सकते हैं। और मैं कहता हूं, देखिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई वो सब आपको एक तरह से दिलाती है जो आपको किसी दूसरे जरिए से नहीं मिल सकती है। तो पढ़ना मत छोड़िए। वो कहते हैं ना, पढ़ाई के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो बेच दीजिए, हाथ पर रख कर खाना खा लीजिए, रोटी खा लीजिए। समझ रहे? और मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, आपको अगर अपनी पढ़ाई पर भरोसा है, आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो आप कह दीजिए माँ बाप से कि हमारे हिस्से की ज़मीन बेच दीजिए, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करके आप लोग सब कुछ पा पाएंगे। माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है, चिंता ये रहती है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारी बेटी पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, क्योंकि बाद में अगर लौट आए तो वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। इसलिए माँ बाप डरते हैं। अगर माँ बाप को भरोसा हो जाए ना कि हमारा बेटा हमारी बेटी पक्का सक्सेस होगी, इतना पक्का है, तो वो सब कुछ अपना दाव पे लगा सकते हैं। ये बात समझा करिएगा। सिमटते आधार से घबराए माओवादी। ये आप देखिए, हाल ही में माओवादियों की उच्च स्तरीय केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय छदम ने एक प्रेस नोट जारी कर सरकार को शांति वार्ता के लिए अनुरोध किया। अभय ने वार्ता के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ साथ नए सुरक्षा कैंप स्थापित न करने और सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान बंद करने की शर्तें रखी। अब देखिए, नक्सलियों का, माओवादियों का क्षेत्र समटता जा रहा है। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार माओवादियों से बातचीत कर सकती है, परंतु कोई शर्त मान्य नहीं होगी। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवादी हथियार छोड़ दें, क्योंकि जब कोई भी माओवादी मारा जाता है तो किसी को खुशी नहीं होती। माओवादियों ने शांति वार्ता की पेशकश अवश्य की, परंतु हथियार छोड़ने के संबंध में कुछ नहीं कहा। और एक बात और बता दूं, हमारे ही लोग हैं, आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। दरअसल माओवादी सुरक्षा बलों के हाथों लगातार मात खाने के बाद और नुकसान नहीं होना देना चाहते। माओवादियों ने हाल में अपने सदस्यों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए थे, ताकि वो पुलिस के चंगुल में न फंसें। और जहां तक पूर्व में शांति के पक्ष में किए गए प्रयासों का प्रश्न है, तो सरकार ने का अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। 2002 में भी नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के समक्ष 1 माह के लिए हिंसा छोड़ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा था।
तो वह आगे इसलिए नहीं बढ़ा सका क्योंकि वह तब नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार नहीं थे। वारदा की आड़ में नक्सल विचारधारा की मुख्य दो पार्टियां सीपीआई एमएल पीपुल्स वार और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया मिलकर सीपीआई माओवादी पार्टी बनाने में व्यस्त थी। 2004 में इन दोनों पार्टियों का विलय हो गया और इससे यह स्पष्ट हो गया कि बातचीत का समय नक्सलियों ने अपने राजनीतिक एजेंडों को प्रसारित करने के लिए उपयोग किया था। शांति वार्ता का अगला प्रयास तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा मई 2010 में किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के माध्यम से माओवादियों के नाम गृह मंत्री ने एक पत्र लेकर माओवादियों को 72 घंटे के लिए हिंसा रोकने के लिए अनुरोध किया और ताकि वार्ता के लिए माहौल तैयार किया जा सके, परंतु उसी दौरान 1 जुलाई 2010 को माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य आजाद की आंध्र प्रदेश पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने के बाद बातचीत के प्रयास वहीं रुक गए। 2011 में के बाद से माओवादी खुद यह मानते आए हैं कि उनका जन आधार लगातार घट रहा है। सुरक्षा बल नए नए कैंप और पुलिस थाने स्थापित कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की कई कंपनियां कमजोर होकर प्लाटून के आकार में बदल गई। दिसंबर 2020 में जब माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने अपने संगठन की समीक्षा की तो पाया पूरे देश में वे पीछे हटने की स्थिति में है। अपनी तथाकथित क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने तब कुछ निर्णय लिए, परंतु वे अपना नुकसान होना नहीं रोक पाए, लगातार कमजोर होते गए। 2024-25 में अब तक 330 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं और जिसमें कई बड़े लीडर भी हैं। 2024 में केंद्र सरकार ने जब राज्य सरकारों से मिलकर चर्चा की तो 2026 तक माओवादी समाप्त करने का लक्ष्य रखा। नए कैंप स्थापित करके माओवादियों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में माओवादियों ने अब फिर शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। माओवादी स्थायी समाधान के लिए हथियार छोड़ने को तैयार हैं अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। पुराने अनुभवों से तो केवल यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बिना हथियार छोड़ने की शर्त पर बातचीत का रास्ता अपनाया जाता तो माओवादी इस अवधि में केवल अपने आप को संगठित करने और अपने नेतृत्व को बचाने का प्रयास करेंगे। हजारों सुरक्षा कर्मियों ने इस लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए और माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण भी लगातार बढ़ रहा है। निचले स्तर के माओवादी यह समझ चुके हैं कि वे सरकार के खिलाफ यह लड़ाई नहीं जीत सकते। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर विकास की कई योजनाएं लागू कर रही हैं और ताकि आदिवासियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में नियत निल्लानार आपका अपना सुंदर गांव योजना लागू की, जिसके अंतर्गत सुरक्षा कैंप के चारों ओर गांव के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किया जाना है। दूरगामी इलाकों में सड़कें बन रही हैं, मोबाइल टावर लग रहे हैं, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की शाखाएं खुल रही हैं। सरकार ने माओवादी मुक्त पंचायत में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने की घोषणा की है। इसलिए अब जरूरी है कि माओवादी यह स्पष्ट करें कि क्या वे स्थायी समाधान के लिए हथियार छोड़ने को तैयार हैं, अर्थात क्या वे सशक्त क्रांति का रास्ता त्यागने के लिए तैयार हैं। यदि माओवादी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होते तो उनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वे केवल कुछ समय की मोहलत चाहते हैं ताकि निचले स्तर के माओवादी पार्टी छोड़कर ना जाएं, बड़े लीडर सुरक्षित किए जा सकें और उनको पुनः संगठित होने का कुछ समय मिल सके। यदि माओवादियों की मंशा ऐसी है तो सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाने से बचना चाहिए। लेखक छत्तीसगढ़ कैडर के पूर्व IPS अफसर हैं, इनका नाम है RK विज। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा किससे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। आचरण ऊर्जा। आत्मनिर्माण के साधकों को सफलता के लिए सुंदर आचरण की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। आचरण सुंदर होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व ठोस बनता है। आचरण को सुंदर गढ़ने का व्रत लेना मनुष्य के सोच का परम आवश्यक है और आचरण सुंदर होने पर व्यक्ति का जीवन पूजनीय ही नहीं बनता है बल्कि उसे पग पर निर्विघ्न सफलता भी मिलती है। और साथ साथ चलकर लक्ष्य तक पहुंचने में जो सुगमता और आनंद है वह अकेले चलने में नहीं है। दूसरों को धोखे में डालकर आत्मकल्याण का मार्ग नहीं प्राप्त किया जा सकता। अनुशासन और नियम पूर्वक चलते रहने से समाज में एक व्यक्ति के हितों की रक्षा होती है, दूसरों की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता और सृष्टि का संचालन नियम पूर्वक चल रहा है। सूर्य अपने निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है। चंद्रमा की कलाओं का घटना बढ़ना सदैव एक सा है और सारे के सारे ग्रह नक्षत्र अपने निर्धारित पथ पर चलते हैं। इसी से संसार ठीक चल रहा है। यदि ये अपनी मर्यादाएं छोड़ दें तो आपस में टकराकर विश्वनाश के दृश्य उपस्थित कर देंगे। अग्नि, वायु, समुद्र, पृथ्वी आदि सभी अपना अपना व्रत धारण किए हैं। नियमों की अवज्ञा उन्होंने शुरू की होती तो सृष्टि संचालन का कार्य रुक गया होता।
अपने कर्तव्य का अविचल भाव से पालन करने से ही देव शक्तियां अमृत भोजी कहलाती हैं। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए मनुष्य अपना लौकिक और पारलौकिक जीवन सुखी और समुन्नत बना सकता है। और पूर्णता प्राप्त करने की कामना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है, किंतु हम जीवन को अस्त व्यस्त बनाकर लक्ष्य विमुख होते हैं। हर कार्य की शुरुआत छोटी कक्षा से होती है, तब कहीं श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। आत्मज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रारंभिक कक्षा व्रत पालन है। इसी से हम मनुष्य जीवन को सार्थक बनाते हैं। विसंगतियों भरी टोल नीति। ये अच्छी बात है कि साइबर सरकार नई टोल नीति लाने जा रही है ना। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवागमन को सुगम बनाना और लोगों को राहत देना है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित टोल नीति से ऐसा वास्तव में हो। मौजूदा टोल नीति न केवल विसंगतियों से ग्रस्त है, बल्कि टोल वसूलने की प्रक्रिया भी कष्टकारी है। इसका पता इससे चलता है कि इस प्रक्रिया के प्रति लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नए राजमार्ग और एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है और इसी के साथ अपने वाहनों से लंबी दूरी की यात्रा करने का विचलन भी बढ़ रहा है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि टोल वसूलने की प्रक्रिया समय खपाने वाली बनी हुई है। टोल प्लाजा में वाहनों के निकलने के समय के संदर्भ में सरकार के दावे कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई यह है कि लगभग पूरी टोल वसूली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने के बावजूद किसी न किसी कारण देरी होती है। और इसकी सबसे प्रमुख वजह टोल ऑपरेटरों और एजेंसियों के कामकाज में दक्षता का अभाव है। समस्या केवल यह नहीं है कि टोल चुकाने के दौरान समय की अनावश्यक बर्बादी होती है, बल्कि यह भी है कि टोल प्लाजा में वाहनों की लंबी कतारें लगने से पेट्रोल एवं डीजल की बर्बादी भी होती है। इसका आकलन किया जाना चाहिए कि टोल वसूलने के दौरान लगने वाले समय के चलते ईंधन की कीमत कितनी बर्बादी होती है और उससे पर्यावरण को कितनी हानि पहुंचती। निस्संदेह राजमार्गों, एक्सप्रेस आदि के निर्माण में रखरखाव के लिए वाहन चालकों से शुल्क लेना ही होगा, लेकिन उसकी अदायगी सुगम तरीके से होनी चाहिए। सरकार के तमाम वादों के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका एक कारण उन्नत तकनीकी उपयोग ना किया जाना है। यह ठीक है कि नई टोल नीति में उन्नत तकनीक के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, लेकिन उसकी उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब लोगों को राहत मिलेगी। फास्टैग को एक उन्नत तकनीक के रूप में ही अमल में लाया गया था, लेकिन समय के साथ वह समस्याजनक हो गया है। यह नई तकनीक ऐसी होनी चाहिए जिसमें टोल प्लाजा वास्तव में बैरियर मुक्त हो सके। तकनीकी ऐसी चीज है जिसे निरंतर उन्नत बनाने की आवश्यकता होती है। अपने देश में इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। आशा की जानी चाहिए कि नई टोल नीति से यह भी स्पष्ट होगा कि किसी राजमार्ग पर किसी आधार पर कितनी अवधि तक टोल वसूला जाएगा, और इसके साथ ही राजमार्गों, एक्सप्रेसवे आदि के रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह सामने आता रहता है कि क्षतिग्रस्त राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की मरम्मत का काम समय पर सही तरह नहीं होता है। सतत निगरानी हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्र के भविष्य के लिए मजबूत नींव रखना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता कम करना, समुदाय का उत्थान आदि संसद से पारित से इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा का अधिकार उद्देश्य की मंजिल पा सके, इसके लिए निजी स्कूलों को भी शामिल किया गया और निजी स्कूलों को न्यूनतम 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए आरक्षित करने की अनिवार्यता का अनुपालन करना होगा। हरियाणा सरकार ने भी निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले पर अपना सख्त रोक दिखाया और यह उचित कदम है। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्णय में अंत्योदय उत्थान के लिए सरकार के संकल्प की प्रति छाया दिखाई देती है। सरकार की प्रतिबद्धता को लक्ष्य तक पहुंचाने में निजी स्कूल संचालकों को सहयोग करना चाहिए। उन्हें स्कूलों में आरक्षित सीटों पर वंचित वर्गों के बच्चों का प्रवेश देकर संवेदनशीलता दिखानी होगी। आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के माता पिता अथवा उनके अभिभावकों ने से सहयोग अपेक्षित है। उन्हें उज्ज्वल पोर्टल से आवेदन करने के साथ दाखिले तक प्रयासरत रहना होगा। दाखिले की पारदर्शिता के लिए पोर्टल की पहल महत्वपूर्ण है। अच्छी बात है। इसमें आकाशीय बिजली का कहर, ये आप देखिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से 60 से अधिक लोगों की मौत की हालिया घटना ने एक बार फिर इस प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को उजागर किया। भारत में हर वर्ष आकाशीय बिजली गिरने से सैकड़ों लोग और पशु हताहत होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं और उनसे होने वाली मौतों में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए 1968 से 2019 के बीच
2019 के बीच बिजली गिरने से सालाना मौतों की संख्या लगभग 1000 से बढ़कर 2500 हो गई है। 2024 में भी विभिन्न राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी। अगस्त 2024 में बिजली में बिहार में 14 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार उड़ीसा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 272 लोगों की जान गई। मौत की इन घटनाओं को रोकने में असमर्थ होना चिंता की बात है। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है, और जिससे वातावरण में नमी अस्थिरता बढ़ती है, जो बिजली गिरने की घटनाओं को बढ़ावा देती है। भारत में आकाशीय बिजली से बचाव के लिए कुछ कदम उठाए गए। भारतीय मौसम विभाग तूफानों और बिजली गिरने की घटनाओं के लिए पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करता है। इसके अलावा दामिनी मोबाइल ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनके स्थान पर के आधार पर बिजली गिरने की चेतावनी दी जाती है। फिर भी इन चेतावनियों का ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से प्रसार एक चुनौती बना हुआ है, और जिससे लोग समय पर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं। आकाशीय बिजली को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत एक अधिसूचित आपदा नहीं माना गया। हालांकि राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के 10% तक का उपयोग स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आपदाओं के लिए कर सकती है। बिजली गिरने की एक अधिसूचित आपदा घोषित करने से प्रभावित लोगों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सकती है, और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि बिजली गिरने के दौरान कैसे सुरक्षित रहें, जैसे खुले क्षेत्रों से बचना, ऊंचे पेड़ों या धातु की वस्तुओं के पास न खड़ा होना, और सुरक्षित आश्रयों की पहचान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली निरोधक यंत्रों की स्थापना और प्राकृतिक संसाधनों जैसे ताड़ के पौधों का रोपण, जो बिजली को जमीन में प्रभावित करने में मदद करते हैं, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार और समाज को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए, समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। सरकार की तरफ से क्या पहलें की जा रही हैं, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे होंगे। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF में एजुकेशन सर्कल है ना, जो टेलीग्राम, वहाँ डाल दिया जाता है, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये अंबेडकर के विचार को बढ़ाती सरकार, ये जी किशन रेड्डी के द्वारा लिखा गया है। कोयला और खान मंत्री हैं भारत सरकार में। तो ये आप सभी जानते हैं कि अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि अगर आप स्मार्ट तरीका अपनाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आप देखेंगे कि भीमराव अम्बेडकर साहब अब जो अच्छाइयाँ लिख रहे हैं बीजेपी के नेता, उन सरकार की उपलब्धियों के रूप में आप लोग उन्हें लिख सकते हैं, और जो विपक्षी नेता कमियां गिनाते हैं उन्हें कमियों के रूप में आप लोग बता सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव पॉइंट भी मिल जाएंगे, सरकार के जो काम हैं वो मिल जाएंगे, सरकार की जो कमियां हैं वो मिल जाएंगी। यही तो आप लोगों को याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने भारतीय नव वर्ष 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 की शुरुआत नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि में शीश नवाकर की। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागपुर में दीक्षा भूमि सामाजिक न्याय, दलितों को सशक्त बनाने के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित है। भारत की पीढ़ियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आभार रहेंगी, जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया जो हमारी गरिमा और समानता सुनिश्चित करता है। हमारी सरकार हमेशा पूज्य बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलती है। हम उनके सपनों के भारत को साकार करने के लिए और भी अधिक मेहनत करने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया, बल्कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य भी किए। हमारी हमेशा से ही बाला साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रही है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। देख रहे हैं आप लोग, यही तो राजनीति की बातें होती हैं। भैया अपनी उपलब्धि बताइए, दूसरे को आप आड़े हाथ क्यों ले रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि मैं कहता हूं कि नेताओं के जो लिखे आर्टिकल होते हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। फिर चाहे कांग्रेस द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने से इंकार करना हो, या फिर आप देखते हैं कि भारत रत्न या फिर यूपीए 2 सरकार में शैक्षिक पाठ्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का कांग्रेस द्वारा अपमान करने का मामला हो, अंबेडकर के स्मारकों की जानबूझकर उपेक्षा करना हो, या फिर नेहरू मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा लेने का मामला रहा हो। वहीं भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल 1990 को इस स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से संसद के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर अंबेडकर का चित्र स्थापित करवाया। भाजपा समर्थित तीसरे मोर्चे की सरकार ने 31 मार्च 1990 को डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। अब वो कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले कहेंगे बीजेपी वाले अपमान कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, वो उन पर आरोप लगाएंगे। पंचतीर्थ, वर्तमान में मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5
महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की पहचान की है, जिन्हें पंच तीर्थ कहा गया। उन्हें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के रूप में विकसित किया गया है। मोदी सरकार ने बाबा साहब के योगदान का सम्मान करने और भारत के कानूनी ढांचे को आकार देने में उनकी भूमिका की जनता को याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्रालय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अंबेडकर की विरासत और शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई में आप देखते हैं कि उनकी एक भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसका नाम समानता की प्रतिमा है रखा गया है। नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई, जिससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान, विश्लेषण, नीति निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया। ये सभी प्रयास इस बात के साक्षी हैं कि बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जहां समरसता दिखाई देती है और समता दिखाई देती है, पिछड़ों का सम्मान और पिछड़ों को आगे बढ़ने के अनेक नए अवसर हैं। और आप देखिए, सामाजिक न्याय तो इतना ही नहीं, संसद में पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने संविधान में जो भी संशोधन किए, उनमें से अधिकतर संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में हुए हैं। और आप देखिए, ये सब सरकार की जो उपलब्धियां हैं, ये आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं जब इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ आप लोग लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्टअप स्वामित्व योजना, पीएम सूरज योजना, ये आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, सौभाग्य योजना आदि अनेक योजना आज देश के पिछड़ों के उत्थान हेतु मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये सरकार की उपलब्धियों में आप लोग जोड़ दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर के तत्वाधान में हुई अनेक चर्चाओं से निकले सामूहिक ज्ञान का ही परिणाम है कि 7 दशकों से अधिक समय के बाद भी संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में कार्य कर रहा है। संविधान हमारे मूल मूल्यों को संरक्षित करता है, सामाजिक न्याय को बनाए रखता है और आप देखिए आधुनिकीकरण एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित करता है। और आप देखिए, हमारे संविधान को बनाने में जो विचार विमर्श हुआ है वह संविधान सभा की चर्चाओं में संरक्षित है। हालांकि यह एक नया स्वतंत्र हुआ देश था जो उपनिवेशवाद और आक्रमणों के कारण वर्षों से तहस नहस था, लेकिन आप देखते हैं कि संविधान ने दोहराया कि भारत शून्य से शुरू नहीं कर रहा है, बल्कि एक समृद्ध सभ्यतागत विरासत और अंतर्निहित ज्ञान पर निर्माण कर रहा है। आज भारत संविधान के दिखाए मार्ग पर चलते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जल्द ही हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित होंगे। बीते दिनों संसद में भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ की वर्षों की गौरवशाला यात्रा पर चर्चा, वाद विवाद और विचार विमर्श हुआ। भारतीय संविधान पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 75 वर्षों की उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। और जब देश आजाद हुआ और उस समय भारत के लिए जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए परास्त करते हुए भारत का संविधान हमें यहां तक ले आया। और इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ मैं देश के नागरिकों का नमन करता हूं। बाबा साहब संविधान से प्रेरणा लेते हुए केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ पिछले 11 वर्षों में समग्र समृद्धि का बढ़ावा देने, सभी को समान अवसर प्रदान करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हुई है। ये आप देखिए, स्थापित हो रही है अंबेडकर की वास्तविक छवि। प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी हैं, चेयर प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब और राष्ट्रपति के पूर्व विशेष कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अध्येता थे। भारत को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत को सीखा, उसमें अभिव्यक्त मूल्यगत चीज़ों को स्वीकार भी किया। वह जिन चीज़ों का प्रतिरोध करते थे उन्हें पूरी तरह समझे बिना उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उनका मूल प्रतिरोध भारतीय समाज में व्याप्त सामंती और दास्ता की बुराई से था। वह अपनी मौलिकता और अपनी उपस्थिति का आशय भी इसी बात पर करते थे कि उनके होने के आखिरी अर्थ क्या है। यदि वह भी समाज में छुआछूत, दास्ता, सरदस्त व्यवस्था से लड़ नहीं सकते, वह स्वयं इस अभिशप्त व्यवस्था के शिकार हों और उसका प्रतिरोध ना करें, तो उनके होने का क्या अर्थ है। उनका यह बार बार प्रश्न था कि आखिर भारत में अभिशप्त समाज क्यों है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को जब समझने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि हमने कुछ एक जो जाति में बदल दिया, वह देश के अतीत को रेखांकित कर अनेक सवाल करते हुए मिलते हैं। इसी के विरुद्ध अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी। उनका मानना था कि सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण के परिवर्तनकारी कार्यक्रम के बिना आदर्श अपनी दशा में सुधार नहीं कर सकते। अंबेडकर का जीवन भारतीय इतिहास को केवल गौरवबोध नहीं कराता, बल्कि उनकी समरसता के मूल्य विश्व भर में अपनाए जा रहे हैं। इसे भारत सरकार ने प्रदर्शित किया है। मनरेगा के आने से मजदूर वर्ग में खुशी आई थी।
आज भी मनरेगा जीविकोपार्जन के लिए विशेष लाभकारी योजना मानी जा रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने भी इसे विस्तार दिया है। और आप देखिए, भारत के लिए यह भी समझना आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या चाहते थे। जिन लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना समूचा जीवन संघर्ष में खपा दिया, उनके हितों की लड़ाई अब कितनी शेष है। भारत में इसके लिए अब जो भी कोशिश हो रही है वह इसलिए श्रेष्ठ मानी जा सकती है क्योंकि देश के कुछ राज्यों में स्थापित सरकारें जो बहुत जन हितों की लड़ाई में स्वयं को शामिल करके आई थी, और उनका यह प्रयास रहा कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों के नेता के रूप में प्रचारित किया जाए। और लेकिन अब यह दुष्प्रचार साबित हुआ कि लोगों ने स्वयं स्वीकार करना शुरू किया कि सभी को डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए। उन्हें आप देखते हैं समग्रता में समझना चाहिए। यह चिंतनीय रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों के मसीहा के रूप में उनके तथाकथित दूतों द्वारा प्रचारित किया गया, जबकि वह सबके नेता थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी वास्तविक छवि को देश में प्रतिस्थापित करने की कोशिश की और इस तरीके से एक नया संदेश गया। डॉक्टर अंबेडकर कुछ वर्ग के नेता न होकर सबके बीच में सबके हितों की बात करने वाले महापुरुष के रूप में स्थापित हुए। समग्रता में डॉक्टर अंबेडकर के अध्येता यह मानते भी हैं कि अंबेडकर के व्यक्तित्व के कृतित्व व अभिप्राय को संकुचित करना उनके साथ धोखा है। उनका दर्शन विचार संकुचित नहीं बल्कि वह व्यवहारिक व वैश्विक है, जिससे में समता और बराबरी के सूत्र हैं। और आप देखिए, वस्तुतः आज जब हम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं तो हमें उस मौलिक सोच को भी समझने की आवश्यकता महसूस होती है। उनके विराट व्यक्तित्व को संकुचित करना भी एक दुराग्रह है और भारतीय संस्कृति की समावेशी चिंतन परंपरा में अंबेडकर के साथ ऐसा अन्याय होने देना भी स्वयं के साथ अन्याय होगा। इसलिए हम अंबेडकर को कैसे समझें, यह आज प्रत्येक भारतीय को सोचने और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। इसी से पूरे भारत की भलाई को ताकत मिलेगी। बस विचार को सकारात्मक बनाकर तो देखें। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, बाकी जो काम के नहीं रहते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को अगर पढ़ना होगा अगर तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ इसीलिए दी जाती है। ये राजनीति की बात हो रही है, ये भी आप देखिए। ये बिलासपुर में एक जनसभा में महिला हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपते पीएम मोदी साहब, ये भी देख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।